हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSP TGT SST 2026 का जो सिलेबस है उसको डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो अब अगर आप DSSP TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। पहले तो खैर चलो कि मतलब बताया नहीं था DSSP ने कि सिलेबस मतलब कोई एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस दिया ही नहीं था उन्होंने। तो हम कैसे भी इधर उधर से करके प्रीवियस ईयर वगैरह देख के तैयारी कर लेते थे। लेकिन अब तो सिलेबस उन्होंने बता दिया है। तो सिलेबस बता दिया है तो हमें मतलब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो सिलेबस को अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और तब जाके हम मतलब अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के साथ। उसके बाद हम वन बाय वन मतलब जो भी एग्जैक्ट सब्जेक्ट वगैरह है उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस को आपको घोंट के पी जाना है। सिलेबस को पूरा अगर घोंट के पी गए आप तो समझ लीजिए कि आपके मतलब उसके बाद जो भी मतलब आएगा आगे वो एक एक बार करके पढ़ना है। तो देखिए, पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने एक दूसरी वीडियो में भी बताया था आपको, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें मैं पूरा डिटेल में सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है। 200 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे, मतलब 200 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करना होता है। 200 मार्क्स होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है कितनी, 0.25% पर क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। आगे 2 पार्ट में ये पेपर डिवाइड होता है, जनरल पेपर और सब्जेक्ट नॉलेज। जनरल पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट नॉलेज में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के ही, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही। जनरल पेपर में आपका होता है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जो 20-20 क्वेश्चन सबके आते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज में आपका होता है 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पैडागोजी आती है। इसमें बिल्कुल फिक्स नहीं है कि कभी कोई मतलब 20-20 नंबर फिक्स नहीं है। इसमें कभी हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी ज्योग्राफी में से पूछ लेता है, कभी इकोनॉमिक्स में से भी पूछ लेता है। लेकिन 10 नंबर पैडागोजी आता है, और पैडागोजी भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। सीटेट लेवल, जिसने सीटेट क्रैक किया है वो पैडागोजी कर लेगा, बहुत ईजिली कर लेगा। तो इसमें मतलब इतना भी वो नहीं है। एक बात और बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था तो इसमें भी बता देती हूँ कि इसमें जो है ना, पहले क्या था, पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग आपको क्या करना था। 40 मार्क्स इसमें भी मतलब आने चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, और 40 मार्क्स इसमें भी आने चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। तब जाके आपको मेरिट में मतलब और इससे भी कट ऑफ क्लियर होगा, तब आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो मेरिट से आप बाहर हो जाओगे। लेकिन अब की बार DSSP ने क्या किया है, जो जनरल पेपर है उसमें जो है क्या किया है इन्होंने, जो क्वालिफिकेशन 40% मार्क्स था इसको हटा के सिर्फ सब्जेक्ट वाले नॉलेज में 40% मार्क्स को क्वालिफाई के लिए रख दिया है। ठीक है, तो ये समझ जाइए। तो इसमें आपको 40% मार्क्स क्वालिफाई के चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें आपके 20 नंबर भी आए, लेकिन इसमें आपके 40 से ऊपर आए तभी आप मेरिट में आ सकते हो, नहीं तो आप मेरिट से बाहर हो। तो आगे अब बढ़ते हैं फिर। अब देखिए सिलेबस क्या है। हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस देख ले हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया भी आ जाता है। तो ये 2 टॉपिक है हमारी इंडियन हिस्ट्री की, जो यही 2 टॉपिक आती है। लेकिन इसमें देखिए एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि TGT सोशल साइंस में से एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में से कुछ नहीं आएगा, सिवाय इसके रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा बहुत सारा जो है वो कवर करता है, जो पेपर का वो पैटर्न है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, रशियन रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, राइज ऑफ फासिज्म जो इटली में हुआ था, और राइज ऑफ नाजिज्म जो जर्मनी में हुआ था, इसको भी पढ़ना होता है। 2 वर्ल्ड वॉर के बीच हमें मतलब 2 वर्ल्ड वॉर पढ़ना ही होता है, लेकिन जो उसके बीच में जो घटनाएं हुई थी, जैसे इकोनॉमिकल डिप्रेशन हो गया, लीग ऑफ नेशन हो गया, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो गया, ये और UNO हो गया, तो ये सारा भी हमें पढ़ना पड़ता है इसमें हिस्ट्री में। और अब हम पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए 9th और 10th की जो NCERT है
उसको तो हमें बिल्कुल एकदम रट जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सारे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे और एडवांस लेवल पे पढ़ना है। ठीक, एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हो गया हिस्ट्री का। अब देखिए, जो मैं सिलेबस था जो DTPSB ने निकाला है, उसको मैंने बिल्कुल मतलब उसके भी मैंने वो निकाल के और वो भी बता रही हूँ आपको, कि मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि मेरा लिखा हुआ अलग है और ये अलग है। तो सेम टू सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग है, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, जिसमें से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देखिए, सबसे पहले मेन यही दिया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर ऑफ कॉलोनिज्म सोसाइटी इन इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको दे दी है। ठीक, इतने आगे बढ़ेंगे अब। फिर अगला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके कारण, कॉजेज, इवेंट्स, इम्पैक्ट, कॉन्शियस, ये सारे पढ़ने हैं। फिर देखिए द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, 1885 से लेकर 1947 तक ये पढ़ना ही पढ़ना है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, उसके कारण, इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज भी पढ़ते हैं। अब इसमें टॉपिक दे रखा है राइज ऑफ सोशलिज्म, जिसमें फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स की फिलोसफी पढ़ने पड़ेगी, सोशलिज्म इन यूरोप में सोशलिज्म कैसे हुआ था, इम्पैक्ट कैसे पड़ा सोशलिज्म का हमारे उस पे मतलब इंडिया पे, वो सब पढ़ना पड़ेगा। राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली, ये भी पढ़ना पड़ेगा। द टू वर्ल्ड वॉर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, दो वर्ल्ड वॉर पढ़ना पड़ेगा, और यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने मतलब जो जो बताया है वो समझ आया और मतलब सही भी है ना। तो यही है सिलेबस बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो अब हिस्ट्री का तो कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री तो उतना ही था, इतना ही पढ़ना था हमें। अब चलते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में हमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स। अब इन्होंने टॉपिक दे दिया है कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ही रिट्स जुड़ जाता है। रिट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए एक बार, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे रिट्स से। इसी में फंडामेंटल राइट्स में ही फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ जाती है, DPSP जुड़ जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो ये सारे टॉपिक भी इसी के साथ इंक्लूड होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पावर शेयरिंग भी पढ़नी होती है, फेडरलिज्म भी पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन भी पढ़ना होता है, पॉपुलर स्ट्रगल भी पढ़ना होता है, और मूवमेंट्स जो नेपाल और बोलीविया में कौन पानी को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसके लिए जो बोलीविया हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ये दो मूवमेंट्स पढ़ने हैं। तो पॉलिटी का भी समझ आ गया आपको, पॉलिटी में ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पॉलिटी को सिविक्स लिख रखा है इन्होंने, लेकिन पॉलिटी बोलते हैं इसको। अब पॉलिटी में टॉपिक देख लीजिए, वही है जो मैंने बताया है। पहली पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी है, और पॉपुलर स्ट्रगल्स है एंड मूवमेंट्स है, लाइक नेपाल और बोलीविया, अभी बताया मैंने। डेमोक्रेसी में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, साइलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके साइलेंट फीचर पढ़ने हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब डेमोक्रेसी पढ़ना है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी कैसे आई और वर्ल्ड में भी कैसे आई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आता है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने कहाँ कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लिया है चीज़ें, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये सारे चीज़ें पढ़नी है। फंडामेंटल राइट्स में बता दिया मैंने, रिट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP, ये तीनों टॉपिक भी इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ ही अपने आप ही जुड़ जाता है, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा होता है कि हम मतलब, अब देखिए कि इन सब का जो DSSB का सिलेबस है और KVS, NVS, EMRS तो चलो टीयर 1 टीयर 2 में हो गया है, तो मतलब लेकिन सिलेबस तो सेम ही है, टीयर 1 टीयर 2 हो गया है, फर्स्ट पार्ट टीयर 1 में आ रहा है, सेकंड पार्ट टीयर 2 में आ रहा है, लेकिन सिलेबस सेम है। तो जो भी बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने आप ही KVS की भी तैयारी कर रहा है, NVS की भी कर रहा है, EMRS की भी कर रहा है, क्योंकि इसमें सब में कंप्लीट सिलेबस सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। आप मतलब DSSB की कर रहे हो, KVS की कर रहे हो, मतलब टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप समझ लो कि मतलब एक भी टॉपिक इधर से उधर नहीं जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो अब जियोग्राफी में क्या है,
तो जियोग्राफी में मैं बताना चाहती हूँ कि जियोग्राफी में सिर्फ आपको क्या करना है, 6 से लेके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बिल्कुल घोल के पी जाना है। डिट्टो वही आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही आने वाला है। तो 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपके कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, इसका सिलेबस भी देख लेते हैं जो DSSB की वेबसाइट से निकाला है और उन्होंने निकाला है वो देख लेते हैं एक बारी। तो देखिए जियोग्राफी में बिल्कुल सेम देखिए आप 6 से लेके 10 तक के जो सिलेबस है ना वही आएगा। इंट्रोडक्शन, सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, पहले तो सबसे पहले यही होता है, सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, फाइंडिंग टाइम्स, ये सारी चीजें आती है। अर्थ का इंटीरियर पढ़ना होता है जिसमें ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स होता है एंड ओशियन बेसिस, वैगनार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आएगी। एक वैगनार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगी क्योंकि मेरे को अच्छे से आता है ये वाला। तो ये भी पढ़ना होता है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी आती है, अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनो, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग भी आती है। तो ये सारे टॉपिक हैं। इसके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन जो 6 से लेके 10 तक का है ना वही है सब। जो छोटा मोटा चीज़ है 11th-12th में पढ़ना है, 1-2 चैप्टर पढ़ना है तो वो आप टॉपिक वाइज देख के पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं रॉक एंड मिनरल्स, टाइप ऑफ रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन। देखिए रॉक एंड मिनरल्स में क्या आता है, टाइप ऑफ रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन, मेजर टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आएगा। एजेंट ऑफ क्वाड्रेशन जिसमें वेदर आता है, मास वेस्टिंग आती है, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड कास्ट टोपोलॉजी, टोपोग्राफी आती है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है आगे, क्लाइमेट। क्लाइमेट पढ़ना है जिसमें क्लाइमेट में क्या आता है, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेयर में सब टॉपिक वगैरह, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इंसोलेशन। इंसोलेशन में क्या होता है, हीट बजट पढ़ते हैं, हीटिंग पढ़ेंगे एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, टेम्परेचर फैक्टर, कंट्रोलिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। प्रेशर में पढ़ना है हमें, प्रेशर बेल्ट पढ़ना है, विंड्स पढ़ना है, साइक्लोन पढ़ना है एंड एंटी साइक्लोन पढ़ना है। इवेपोरेशन वगैरह में पढ़ना है, कंडक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एंड देयर फॉर्म्स। इवेपोरेशन में क्या, कंडक्शन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जिसे रेन बोलते हैं, रेन जो होता है उसे ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड उसके अदर टाइप्स पढ़ने हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट भी पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वाटर ओशियन के बारे में भी पढ़ना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अर्थ के सरफेस पे, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी पढ़ना है। ओशियन में पढ़ना है हमें, सबमरीन रिलीफ पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पढ़नी है, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स, वेव्स, टाइड्स, करंट्स ऑफ अटलांटिक्स, पैसिफिक ऑफ इंडियन ओशियन, मैप्स और स्केल्स भी पढ़ने हैं। मैप्स और स्केल से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ना है, कन्वेक्शनल साइन ये सब पढ़ना है। टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग रिलीफ फीचर ऑफ ऑन मैप, मतलब जो टेक्निक वगैरह है, फीचर कैसे वो करते हैं, कॉन्टर्स पढ़ने हैं, हैचर्स पढ़ने हैं, हील्स, शेडिंग, लेयर टाइटनिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेट डाटा, लाइन एंड बार ग्राफ, क्लेमोग्राफी, आइसोथर्म्स, आइसोबार एंड आइसोहाइट्स पढ़ना है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जियोग्राफी का जो टॉपिक है ना 1 बाय 1 करके बहुत डिटेल में दे रखा है, लेकिन आप 6 से 10 तक पढ़ेंगे ना ये सारा कवर हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो आप मतलब एक्स्ट्रा जो 11th-12th में भी है वो पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा भी मतलब कवर हो सकता है, तो वो कर लेंगे हम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक्स्ट्रा 2-3 टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा है, नहीं तो सारे 6 to 10th में कवर हो जाएगा। आगे फिर बायोस्फीयर पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है। बायोस्फीयर में इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फूड चेन पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है, वर्ल्ड बायोमेस पढ़ना है, इकोलॉजी बैलेंस पढ़ना है, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे होता है ये पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है और इसके कंजर्वेशन पढ़ने हैं।
अब इंडिया का जो साइज है, लोकेशन है, अब हम देखिए जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन। क्लाइमेट्स में हमें क्या पढ़ना है? ओरिजन कैसे हुआ एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। ओरिजन कैसे हुआ और मैकेनिज्म मतलब बना कैसे इंडियन मॉनसून। सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सीजन पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, कॉपेंस सॉइल मतलब कॉपेंस के क्लाइमेट्स पढ़ने हैं। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है उसका भी। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अब पॉपुलेशन आ गया। पॉपुलेशन में जैसे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के कॉजेज एंड फैक्टर, माइग्रेशन जिसमें कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस आते हैं। पॉपुलेशन थ्योरीज एंड देयर रेलिवेंस, माल्थस की थ्योरी आती है जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है, थ्योरी आती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एंड सब्सटेंस डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स पढ़ना है, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं। पॉलिसी विद रेफरेंस टू इंडिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कैसे आता है? मीनिंग, नेचर, कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी पढ़ना है। मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फिशर्स भी पढ़ना है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्स भी पढ़नी है हमें। एग्रीकल्चर पढ़ना है, जिसे वेट और ड्राई एग्रीकल्चर कैसे होता है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ना है। शिफ्टिंग पढ़ना है। कॉमर्शियल पढ़ना है। प्लांटेशन पढ़ना है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी पढ़ना है और उसके प्रॉब्लम भी पढ़ना है। क्रॉप इंटेंसिटी पढ़ना है, मेजर क्रॉप्स वगैरह भी पढ़ने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है क्लासिफिकेशन, लोकेशन फैक्टर, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल इंडिया, आयरन एंड स्टील। केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कैसे कैसे मैन्युफैक्चर हुआ था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये भी पढ़ना है, जो हमारा जियोग्राफी में ही आता है, जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, रोड्स, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्राइड, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स। इंटरनेशनल ट्रेड्स, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड्स, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, टूरिज्म एस्ट्रेट्स भी आता है। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड, मतलब ये जो है मतलब ये आपको एक बार पढ़ लेना है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार नॉलेज के लिए आपको पढ़ लेना है, तो एक बार ये भी समझ लीजिए। टाइप ऑफ डिजास्टर, जिसमें नेचुरल एंड मैन मेड होता है, दो टाइप के डिजास्टर पढ़ने हैं इसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकमिंग अ डिजास्टर मैनेज कैसे होता है। कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अब उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिस्क को रिड्यूस कैसे वो पढ़ना है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है वो पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर माइग्रेशन ये भी पढ़ना है। स्पेसिफिक हजार्ड एंड माइग्रेशन। कॉमन मैनमेड डिजास्टर, जो कॉमन मैनमेड डिजास्टर कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ना है, और उसके प्रिवेंशन क्या है, मतलब उसको कैसे रोक सकते हैं हम, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोशल प्लानिंग फॉर डिजास्टर ये भी पढ़ना है। सुनामी भी पढ़ सकते हैं, द किलर सी वेव बोलते हैं जिसको। सर्वाइवल स्किल्स पढ़ेंगे कि कैसे उस डिजास्टर से हम सर्वाइव करें। ड्यूरिंग मतलब जब वो हुए और उसके बाद कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं उससे, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे देखिए, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, सेफ कंस्ट्रक्शन, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्लानिंग अहेड, ये सारी चीज़ें हमें जियोग्राफी में पढ़नी है। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, अब देखिए पीपल एज अ रिसोर्स, ये क्या आ गया, इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में मैं इकोनॉमिक्स का पहले ये बता देती हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है। देखिए पहले तो पीपल एज अ रिसोर्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक इतना हैवी नहीं है,
मतलब 5 या 6 टॉपिक है, लेकिन इसमें से मनी एंड क्रेडिट वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, उसमें से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये इतने इतने ही टॉपिक हैं मेन जो हमें पढ़ने हैं। तो अब मैं इसमें जो सिलेबस में दे रखा है बिल्कुल डिटेल में, वो भी यही दे रखा है, बस खोल के बता रखा है इन्होंने कि कैसे, तो वो भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको, है ना, कि क्लैरिटी रहेगी। पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स मैंने बताया टॉपिक, इसमें क्या है, इसमें इसको मतलब टॉपिक वाइज खोल दिया है कि ये पढ़ना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़नी है, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आ गया पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पॉवर्टी लाइन पढ़नी होती है, पॉवर्टी एंड इनक्वेलिटी पढ़नी होती है, पॉलिसी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एस्टिमेट भी पढ़ना होता है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसे होता है, तो फूड सिक्योरिटी पढ़नी है, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया था, बफर स्टॉक कैसे रखा जाता है, इशू प्राइस, सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी, ये सारे फूड सिक्योरिटी के टॉपिक हैं। ठीक, इसके एक दो टॉपिक आगे भी हैं, वो भी बता देती हूँ मैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या आता है, इसी में आता है जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसमें से आप मतलब एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, लेकिन टॉपिक तो 5-6 ही हैं, लेकिन उसके अंदर डिटेल में क्या क्या पढ़ना है ये भी इन्होंने बता रखा है। तो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परचेजिंग पावर पार्टी, पीपीपी बोलते हैं जिसे, मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जो मेन फीचर जो इकोनॉमिक का था किस पे, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो पढ़ना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड्स और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी पढ़ना है, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट भी, मतलब डेवलपमेंट भी कैसे हुआ और अंडर डेवलप भी कैसे था, वो भी पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर भी पढ़ना है डेवलपमेंट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये भी मैंने बताया था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है। इसमें जो मेन टॉपिक है वो कैसे है, क्लासिफिकेशन सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट। जैसे प्राइमरी में कृषि, हमारी जो फार्मिंग आती है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, उसी हिसाब से और सारे सेक्टर भी आता है, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, तो इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री पढ़नी है, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है, प्रिविलाइजेशन भी पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ना है हमें, मनी एंड क्रेडिट, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। मनी एंड क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप बिल्कुल घोल के पी जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत ज़्यादा, और हर प्रीवियस ईयर में देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे मनी एंड क्रेडिट से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, डेप्ट ट्रैप भी, डेप्ट ट्रैप क्या होता है ये भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसके डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के कर्व्स भी आते हैं कभी कभी, तो वो कर्व्स भी आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेट इन इंडिया, ये सब कैसे होता है, तो ये सारा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये तो मैंने सिलेबस बता दिया, अब ये हम कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, सब बच्चों के दिमाग में रहता ही है, तो कैसे तैयारी करेंगे, बुक्स कहाँ से लेंगे, PYQ कैसे करें, क्या मतलब क्या करेंगे सब, तो ये मैं बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो मैं अपना बताती हूँ, आप लोग रिलेट करके अपना देखिए। मैंने कोई गाइड बुक्स नहीं ली, मैंने मार्केट से कोई PYQ नहीं ली है, मैंने किसी के एडिशन की बुक नहीं ली, मैंने PYQ जो टेक्स्ट बुक मतलब अच्छी वो है, टेक्स्ट बुक पे करती हूँ। PYQ NCERT ये करे हैं मैंने, PYQ NCERT, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अब आपको हर सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले तो आपको सिलेबस के अंदर से कंटेंट निकालना है, उस कंटेंट को पढ़ना है, याद करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर से बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री के लिए 8th 9th 10th की बुक इनफ है, और जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो पढ़ ही लेंगे।
पॉलिटी में 6 to 10th चाहिए ही चाहिए, जियोग्राफी के लिए 6 to 10th की बुक पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स में 9-10th की पढ़नी पड़ेगी, और थोड़े बहुत टॉपिक 11-12th के भी है तो वो उसमें से भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे फिर। तो इसमें DSSS में जो है मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने तो ये सेकंड पार्ट का बता दिया। अब जनरल पेपर का देख लेते हैं। जनरल पेपर में जो है हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मतलब सभी बच्चों का ये मतलब अच्छा होता है, और इस पे हमें पकड़ बना के रखनी है, मतलब 20 में से 19-18 तो आने ही चाहिए। मैथ्स जो होता है, जो मतलब सोशल साइंस, जो सिर्फ सोशल साइंस पढ़ के बैठा है तो उसका मैथ्स तो मतलब कम होता है, तो उसको मतलब थोड़ा हटा भी सकते हो, लेकिन आप नंबर स्कोर कहाँ कर सकते हो? जनरल अवेयरनेस में, जिसमें करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। SST में कितने? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ ही रखा है, तो इसके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। साइंस के भी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर मतलब ओवरऑल इन्हीं के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मिला के क्वेश्चन हो गए। स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैथ्स, मतलब मैथ्स चलो कि आपको मतलब प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी है, ये नहीं कि आप मैथ्स रगड़ रहे हो बैठ के, मैथ्स करी जा रहे हो और हो कुछ नहीं रहा। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हिंदी आ रही है तो हिंदी करो, इंग्लिश आ रही है इंग्लिश करो, रीजनिंग में भी हम मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो रीजनिंग भी 20 में से 20 आते हैं बच्चों के, और मेरे भी आए हैं, और लगाते हैं तो आते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। और कम से कम आपको हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक, तभी जाके सिलेक्शन होएगा। मतलब प्रैक्टिस पहले तो, मतलब एक तो पहले तो कंटेंट को आप एकदम घोल के पी जाओ। ठीक, कंटेंट को मतलब बिल्कुल सिलेबस को, जो जो सिलेबस में दे रखा है उसको 1 by 1 आप करते जाओ, टिक लगाते जाओ, करते जाओ, टिक लगाते जाओ। उसके बाद प्रैक्टिस करो। फिर नहीं समझ आ रहा, जौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, जौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, फिर रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना रिवाइज करोगे उतना आप बेनिफिट रहेगा आपको, और ये नहीं कि ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सारी जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आया होगा, और आप लोग 2026 के लिए जो TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करना चालू कर देंगे, और कर भी दिए होंगे बहुत सारे बच्चे। तो मेरे साथ करने के लिए तैयार हो तो चलिए, मतलब चलो स्टार्ट हो जाओ बिल्कुल, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना है। तो ठीक, आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और जो मैंने एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, पैटर्न वगैरह बताया था, वो पिछली वीडियो में बता रखा है, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप उसमें को देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।